अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 3, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. As we have already discussed in last topic about the interior of the earth, so in our next topic is earthquakes. हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था इसके बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, अर्थ का फॉर्मेशन क्या है. तो इसी के बारे में आज हम थोड़ा और जानेंगे. जो अर्थक्वेक है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक प्रोवाइड्स ए कम्प्रहेंसिव नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो अर्थक्वेक की नॉलेज है, जो अर्थक्वेक हम पढ़ते हैं, जो अर्थक्वेक में सिस्मिक वेव्स हैं, वो हमें कंप्लीट एक साइंटिस्ट को डिस्क्रिप्शन देता है, साइंटिस्ट को एक नॉलेज देता है जिसकी बिना पर उनको पता चलता है कि हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा. तो अर्थ का इंटीरियर इनफैक्ट ऐसा है. तो इन्होंने एजम्पशन करके ये बताया कि इन वेव्स की वजह से उनको पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर ऐसा है. ठीक. अर्थक्वेक की वजह से, जो अर्थक्वेक में सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, उनकी वजह से साइंटिस्ट्स को ये प्रूव हुआ, साइंटिस्ट्स ये अजम्प कर पाए, साइंटिस्ट ये थ्योरी दे पाए कि इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या ऑक्यूपाई करता है, अर्थ के अंदर कौन सी चीजें पाई जाती है. तो अर्थ का इंटीरियर, अर्थ का स्ट्रक्चर जो अंदर वाला है वो कैसा है. ठीक. अगर आपको पता होगा ये सिस्मिक वेव्स क्या है, सिस्मिक वेव्स पहले अर्थक्वेक को जान लेते हैं. अर्थक्वेक इज द सडन वाइब्रेशन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स. अर्थक्वेक क्या है? सडन वाइब्रेशन ऑफ लिथोस्फीयर है, सडन वाइब्रेशन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स है. एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्लेट्स. हमारा जो अर्थ है वो डिफरेंट प्लेट्स का बना हुआ है. हमारे अर्थ में बहुत सारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं. In fact, there are 7 major plates and some minor plates within these major plates. 7 major plates हैं जिनमें, जिन 7 major plates में कुछ minor plates भी हैं. तो उनको हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मैक्सिमम विड्थ कितनी है? लिथोस्फेरिक प्लेट कहां से कहां तक है? अगर ये मान लो अर्थ का क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट से लेकर नीचे 200 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है. तो लिथोस्फीयर हम 200 किलोमीटर जो अर्थ के क्रस्ट से नीचे जाते हैं, नीचे देखते हैं, तो नीचे वाला वो वाला पोर्शन लिथोस्फीयर कहलाता है.
अर्थ का जो क्रस्ट है लिथोस्फीयर का बना हुआ है। लिथोस्फीयर खुद क्या है, प्लेट्स का बना हुआ है, और लिथोस्फीयर कितना है, 200 किलोमीटर फ्रॉम द क्रस्ट। अगर नीचे जाते हैं तो 200 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर प्लेट्स की मूवमेंट होती है, प्लेट्स हिल जाते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ सिस्मिक वेव्स। अब सिस्मिक वेव्स क्या चीज है तो वो हम जान लेते हैं। सिस्मिक वेव्स किसको कहते हैं, और सिस्मिक, अब हम अर्थ क्यों पढ़ते हैं, ये सिस्मिक वेव्स हैं जो एक कंप्रहेंसिव नॉलेज देते हैं, एक स्टडी देते हैं। किनको? साइंटिस्ट्स को। ये पढ़ने के लिए उनसे उनको ये अंदाजा लगता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, अर्थ का इंटीरियर कैसा है। उन assumptions की वजह से scientists have proved, scientists have given theory about the interior of the earth. Nobody has seen with their eyes interior of the earth. हम नहीं गए, कोई नहीं गया, ना साइंटिस्टों में कोई गया, ना पॉसिबल है, ना आज तक कोई नीचे गया है। इनफैक्ट कल हम पढ़ रहे थे, आज तक की सबसे बड़ी माइन जो है 4 किलोमीटर की है। अफ्रीका में 4 किलोमीटर तो वो डिग करते हैं, और ड्रिलिंग करके उन्होंने कोटा एक जगह आर्टिक ओशन में 12 किलोमीटर तक डिग किया है। तो जो लिथोस पे हम कल पढ़ रहे थे 6370 किलोमीटर रेडियस ही है अर्थ का। तो वहां तक जाना, अर्थ का अंदर वाला जो कोर का हिस्सा, वहां तक जाना इम्पॉसिबल है। तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में अगर कोई मालूमात है साइंटिस्ट को मिली है, तो वो सिस्मिक वेव्स की वजह से भी उनको ये नॉलेज मिली है। कल हमने मीटियर्स पढ़े, बाकी चीज पढ़े, जिनकी वजह से उन माइनस की वजह से, ड्रिलिंग की वजह से, वॉल्केनोज की वजह से अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। तो ये अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक में जो लिबरेट होती है, एनर्जी लिबरेट होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, सिस्मिक वेव्स आती हैं, तो उनकी वजह से उनको स्टडी करके साइंटिस्ट्स ने ये प्रूव करा है कि अर्थ का इंटीरियर ऐसा है। सिस्मिक वेव्स सिस्मिक वेव्स, अब देखो अर्थक्वेक होता कहां है और सिस्मिक वेव्स क्या चीज है, क्या भला है। अर्थक्वेक होता है, ये आप एक चीज याद रख लो, अर्थक्वेक होता है ज्यादातर फॉल्ट्स में, जहां पे फॉल्ट होंगे। और फॉल्ट कहां होता है? यहां पे फॉल्ट होगा, यहां पे फॉल्ट होगा, यहां पे फॉल्ट होगा, इन वाले एरियाज पे फॉल्ट होगा। जो प्लेट्स के कॉर्नर है, जो प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं, वहां पे फॉल्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। इनफैक्ट वहां पे ही फॉल्ट होते हैं। और कुछ फॉल्ट्स अंदर भी होते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, जो देयर आर 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स विद इन द प्लेट्स। देखो ये मेजर प्लेट है, मान लो ये एक प्लेट और ये 2 प्लेट, अगर इसके साथ आप यहां पे भी स्ट्राइक करते हो तो यहां पे फील होगा, यहां पे फॉल्ट होगा। ठीक, यहां पे फॉल्ट होने की वजह से क्या होता है, एक तो यहां पे फॉल्ट होगा और अंदर भी कुछ फॉल्ट है, लेकिन ज्यादातर इन वाले एरियाज में आपको बाउंड्रीज पे, मार्जिन्स पे क्या मिलेंगे, फॉल्ट मिलेंगे। अब फॉल्ट क्या चीज है, फॉल्ट कैसे होता है, ये आप देख लीजिए। देखो इसको आप क्रस्ट कंसिडर कर लो, और यहां पे बिलो द क्रस्ट, अंडर द क्रस्ट, मान लो यहां पे एक फॉल्ट है, तो यहां पे होगा क्या कि अर्थ के अंदर, जैसे पता है हमें कि अर्थ के अंदर जो मेंटल वाला पोर्शन है वो अर्थ में, कल हमने पढ़ लिया, जितना हम नीचे जाते एक किलोमीटर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एवरी 1 किलोमीटर। तो हर 1 किलोमीटर के बाद 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो खुद आप इससे अंदाजा लगा सकते हो अर्थ का क्रस्ट कितना है, मेंटल कितना है, कोर कितना है। तो अगर क्रस्ट में आप जाते हो, अब 200 किलोमीटर पहले क्या है, लिथोस्फीयर। अब 200 किलोमीटर को आप मल्टीप्लाई कर लो, 200 इंटू 25। अब खुद से अंदाजा लगाओ आप कितना टेम्परेचर नीचे होगा, और उसी टेम्परेचर की वजह से जो वहां पे आग बनती है, एक लावा होता है, एक मैग्मा होता है, वो देखो अर्थ को एक अभी भी आ रहा है,
इस टाइम भी अगर मैं आपको बताऊं, अभी भी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव कर रहे हैं, अभी भी अर्थक्वेक आया और चला गया, हमें पता भी नहीं चला। सिस्मोग्राफ ने एक इंस्ट्रूमेंट है जो इसको रिकॉर्ड करता है, उसने रिकॉर्ड करके छोड़ा। लेकिन अब मसला यह है कि अर्थक्वेक में कितनी एनर्जी अर्थक्वेक ने लिबरेट करी, कितनी क्षमता थी अर्थक्वेक में, तब जाके हमें पता चलता। जब हमारा बोर्ड ही गिरेगा, ये सब डाइस वाइस ये सब चीजें गिरेगी, तब हम कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया। देखो वो अर्थक्वेक की क्या थी, वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी अर्थक्वेक की थी। तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि यार अर्थक्वेक ने इतनी डिस्ट्रक्शन कर दी, हम कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक, अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स अभी भी मूवमेंट करते हैं क्योंकि नीचे एक्टिविटी होती रहती है। नीचे गर्मी होने के साथ साथ जो हीट ऑफ मटेरियल है वो क्या करते हैं, क्योंकि अब ये जो हमारा क्रस्ट है और ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जो लिथोस्फेयर है, जो प्लेट्स हैं, ये नीचे किस पे है, ये नीचे एक नॉन लिक्विड एंड नॉन सॉलिड फॉर्म का स्ट्रक्चर है, उस पे, जिसमें समझो ये फ्लो करती रहती है, ठीक है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट करती रहती है। तो अचानक से क्या होता है, कभी इतनी करंट्स आती हैं, कन्वेक्शनल करंट्स आती है, जिनकी वजह से लिथोस्फेयर की प्लेट ज्यादा मूवमेंट करती है और हम फील करते हैं कि अर्थक्वेक आ गया। मान लो यहां पे ये जो प्लेस है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसकी वजह से फॉल्ट क्रिएट हुआ। देखो ये फॉल्ट क्रिएट हुआ। अब फॉल्ट क्रिएट होने के साथ साथ जो सरफेस का प्रेशर होता है, सरफेस रॉक्स का, मटेरियल्स का, इनका प्रेशर होता है, तो कभी ये होता है, इसकी वजह से पहले ये इसको दबा के रखता है, इसको ग्राउंड के अंदर ही रखता है, तभी जाके कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज है जिनकी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि अर्थक्वेक आ गया। इन्होंने इसको दबा के रख लिया, लेकिन जब इसके दबने की क्षमता खत्म होती है, जब इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जब इसमें जो एनर्जी लिबरेशन करने की पावर ज्यादा होती है, तब होता यह है कि ये जो जिसने इसको क्या करके रखा होता है कि दबा के रखा होता है, ये फॉल्ट क्रिएट करते हैं और ये सेपरेट होते हैं आपस में। ये वाली चीजें, ये रॉक्स आपस में सेपरेट होती है, फॉल्ट पहले से ही होता है। और ये चीजें जो अंदर का मटेरियल होता है, अंदर की वेव्स होती हैं, अंदर की एनर्जी होती है, ये लिबरेट होना चाहती हैं और ये वहां से निकलेगी जहां से इनको रास्ता मिलेगा। तो रास्ता इनको कहां से मिलता है, जहां पे फॉल्ट होता है। और फॉल्ट होने के साथ साथ ये वेव्स निकलती हैं और कहां जाती है, ऊपर की तरफ और यहां की तरफ, यहां की तरफ, हर डायरेक्शन में निकलती हैं। अब जहां पे ये अर्थक्वेक आया ना ग्राउंड के अंदर, तो उसको कहते हैं फोकस। दूसरा नाम उसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं। Focus or hypocenter is the place where earthquake actually occurs, where earthquake actually happens. उसको फोकस भी कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तब यहां पे यही अर्थक्वेक क्या करता है, सिस्मिक वेव्स लिबरेट करता है। सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक से सिस्मिक वेव्स निकलती है, एक एनर्जी निकलती है, जिनकी वजह से क्या होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हिल जाती है और हम मूवमेंट फील करते हैं। फिर डिस्ट्रक्शन भी होती है, बाकी सारी चीजें भी होती है। तो अब आपको मैं ये बताता चलो, जो सिस्मिक वेव्स है इसमें दो तरह की वेव्स होती है। सिस्मिक वेव्स में दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स, दूसरी होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, दो वेव्स लिबरेट होती है, सिस्मिक वेव्स निकलती है अर्थक्वेक से, जिसके बिना पर साइंटिस्टों को यह पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ का मटेरियल क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है।
तो ये जो दो वेव्स निकलती हैं, पहले आप ये जान लो, जो ये हाइपोसेंटर है, ये इट इज द पॉइंट अंडर अर्थ वेयर एक्चुअली अर्थक्वेक हैपन्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स इन अर्थक्वेक्स. जो सिस्मिक वेव्स हैं, इनकी दो टाइप्स हैं. There are generally two types of seismic waves which are liberated by earthquake. Through these seismic waves, scientists are able to get the knowledge about the interior of the earth. इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में साइंटिस्ट को पता चलता है. कैसे? सिस्मिक वेव्स की वजह से. जो सिस्मिक वेव्स हैं, इनमें दो टाइप की वेव्स है, एक बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स. जो बॉडी वेव्स में, इनमें पी वेव्स एंड एस वेव्स है. पी वेव्स स्टैंड्स फॉर प्राइमरी वेव्स एंड एस फॉर सेकेंडरी. यही प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जो हैं, अब यही प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स किनको बनाती है? सरफेस वेव्स को. वो हम अभी डिस्कस करते हैं. पहले प्राइमरी और सेकेंडरी को देखते हैं. जो प्राइमरी वेव्स, एज द नेम सजेस्ट्स, प्राइमरी वेव्स, तो खुद से आप अंदाजा लगा सकते हो. दिस इज क्रस्ट. तो ये पी एंड सेकेंडरी वेव्स, एज द नेम सजेस्ट, सबसे पहले पी वेव्स यहां पे पहुंच जाती है. ठीक, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स, क्योंकि प्राइमरी वेव्स पहली वाली वेव्स, सबसे पहली वेव्स यही रीच करती है. कहां पे? क्रस्ट तक रीच करती है सबसे पहले प्राइमरी वेव्स, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स. और ये चलती कैसे है? हर डायरेक्शन में ये मूव करती है. दीज वेव्स मूव इन ऑल डायरेक्शन. वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स. लीव दीज सरफेस वेव्स aside for some time. Let us discuss primary and secondary waves. These waves liberate their energy when the primary and secondary waves gets liberated from the focus or hypocenter. Focus and hypocenter is the place where earthquake actually occurs and happens. These waves, two types of waves gets liberated. The primary and secondary waves, they move in all directions. They do not have any confined direction. They move in all directions and thus you can see, आप देख सकते हो. अगर ये फोकस है तो फोकस से नजदीक वाला पॉइंट जो क्रस्ट पे है तो ये है वो. तो इसी को तभी जाके एपिसेंटर कहते हैं, क्योंकि ये फोकस का सबसे नजदीक वाला पॉइंट है. दूसरा, तो सबसे ज्यादा जहां पे एनर्जी जो वाला एरिया फील करेगा, वाइब्रेशन जो वाला एरिया फील करेगा, तो वो एपिसेंटर है. फील तो यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे होगा, लेकिन सबसे ज्यादा वही फील करेगा जो एपिसेंटर इसका होगा, जो नजदीक वाला पॉइंट होगा. तो तभी जाके इसको एपिसेंटर कहते हैं. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स ये क्या करती है? ये ऑल डायरेक्शन में जाती है और पहुंच जाती है कहां पे? सरफेस पर. सरफेस तक जब ये जाती है, पहले प्राइमरी और उसके बाद सेकेंडरी. और यहां पे ये क्या करती है? सरफेस में जो रॉक्स होते हैं, सरफेस रॉक्स, तो वहां उनको ये क्या करते हैं? पुल करते हैं, उनमें एनर्जी डालते, तो वहां पे एक और वेव जनरेट होती है. सरफेस वेव्स जो है, बॉडी वेव्स जो है, बॉडी वेव्स सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी को कहते हैं. नॉट सरफेस वेव्स और नॉट द बॉडी वेव्स. दीज आर द वेव्स विच आर under the crust. These waves, when they reach nearer to the crust, when they reach to that point, that very point, this very line, they do one thing. They generate the new waves.
वहां पे ये क्या करती हैं, जो रॉक्स होती हैं उनमें ये एक इतना पोटेंशियल क्रिएट करती है, उनमें इतनी एनर्जी क्रिएट करती है, तो वहां से एक और वेव निकलती है जो यहां पे फैल जाती है, जो फिर क्रस्ट पे फैल जाती है, तो उसी को कहते हैं सरफेस वेव्स। एज द नेम सजेस्ट्स, सरफेस वेव और द वेव्स विच मूव अपार्ट फ्रॉम, विच मूव ऑन द सरफेस। तो ये सरफेस वेव्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। अब देखो सिस्मिक वेव्स की वजह से, ये सारी सिस्मिक वेव्स हैं, इनकी वजह से साइंटिस्ट्स को प्रूव कैसे हो गया इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या है, कैसा है। देखो ये जो प्राइमरी वेव्स हैं ये मूव करती है हर किसी ऑब्जेक्ट में से, हर किसी कंडीशन में से, हर कोई डेंसिटी होगा, जो भी डेंसिटी होगा उसमें मूव करेगा। जैसे ये मूव करेगा गैसेस में, ये मूव करेगा सॉलिड में, ये करेगा मूव लिक्विड में। प्राइमरी वेव्स मूव ऑल थ्रू गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड्स, बट these body waves, one of the body waves, secondary waves, move only through solids। तो सॉलिड में ही पास होती हैं सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स जो सॉलिड में पास होती है, उनके बिना पर इनको पता चला, साइंटिस्ट को पता चला कि अगर कहीं पे ये प्राइमरी सेकेंडरी वेव बेंड होती है, अगर कहीं पे सेकेंडरी वेव पास नहीं होती, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे लिक्विड होगा, क्योंकि प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड में पास होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अर्थ का जो क्रस्ट, ये इसको कंसिडर करो मेंटल क्रस्ट, मेंटल कोर। कोर में भी जो इनर कोर है वो सॉलिड है और जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। आउटर कोर लिक्विड है, तो जब भी सेकेंडरी वेव्स यहां तक पहुंच जाती है तो यहां तक वो बेंड करती है, यहां आगे जा नहीं पाते, बिकॉज दे डू नॉट, सेकेंडरी वेव्स डू नॉट पास थ्रू दिस लिक्विड, दे पास थ्रू ओनली सॉलिड। तो सॉलिड के जरिए में, सॉलिड के थ्रू ये पास होती है सेकेंडरी वेव्स, एज कंपेयर टू प्राइमरी वेव्स। वो किसी भी कोई भी चीज हो, उनको चाहे प्राइमरी हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनमें पास होती है, लेकिन सेकेंडरी वेव्स पास नहीं होती है। ठीक, अब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बिना पर जो इनको रिकॉर्ड करती है, वो किसने बनाया, साइंटिस्टों ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। It is the instrument which records the earthquake। earthquake को जो रिकॉर्ड करता है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ क्या है, एक ऐसी चीज है एक रोल होगा, वो रोल करता है, ठीक। तो ऊपर पे ऐसे एक पेंडुलम उसके साथ रखा गया है। जब अर्थक्वेक होता है तो ये मूवमेंट करता है, तो वो इस पे लाइन्स ड्रा करता है ऐसे, ईसीजी जैसे, ठीक। तो वो लाइन, उसके बिना पर जब ये रिकॉर्ड करता है तो एक और चीज आती है, उसको कहते हैं रिचर स्केल, जो फिर इसकी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, अर्थक्वेक का जो अर्थक्वेक मेजर करता है कि अर्थक्वेक ने कितनी एनर्जी लिबरेट करी। जो रिचर स्केल है 1 से लेकर 9 तक, इस स्केल की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 9 तक है। इससे पता चलता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय अर्थक्वेक इज नोन एज इंटेंसिटी, ठीक। amount of energy liberated by earthquake is destruction caused by earthquake is known as intensity। इंटेंसिटी एक और चीज
रिचर स्केल इज सिंपली द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ने कितनी एनर्जी छोड़ी, अर्थक्वेक ने कितनी सिस्मिक वेव्स छोड़ी, कितनी सिस्मिक वेव्स अर्थक्वेक से निकली, तो हमें कैसे पता चलता है? सिस्मोग्राफ ने रिकॉर्ड करके रखा। अब रिचर स्केल आ गया जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 9 तक है, तो वो मेजर करता है, फिर आगे जाके हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक ने कितनी वाइब्रेशन छोड़ी थी, ठीक, कितनी इसमें सिस्मिक वेव्स इसने छोड़ी थी, तो पता चलता है कि 7 मैग्नीट्यूड का आया था या 8 मैग्नीट्यूड का आया था अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड इज सिंपली, मैग्नीट्यूड हम सिंपली कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय एन अर्थक्वेक। अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय एन अर्थक्वेक। अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ सिस्मिक वेव्स लिबरेटेड बाय एन अर्थक्वेक, ये मैग्नीट्यूड है जो हम मेजर करते हैं रिचर स्केल से 1 से 9 तक, उसका ये है, उसकी स्केल है। और इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से कितनी तबाही हुई, अर्थक्वेक की वजह से कितनी तबाही हुई, ये कैसे हमें पता चलता है? ये हमें पता चलता है कि जो मर्सलीज स्केल से, मर्सलीज एक और स्केल, देखो मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ने कितनी एनर्जी छोड़ी, कितनी सिस्मिक वेव्स छोड़ दी, कैसे पता चलता है हमें? मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे हम मेजर करते हैं? सिस्मोग्राफ ने इसको रिकॉर्ड करके रखा और रिचर स्केल आया, उसने मेजर किया, रिचर स्केल दिखाया 7 पॉइंट का, तो 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। इतनी इसमें क्षमता थी, इतनी सिस्मिक वेव्स इसने लिबरेट करी थी। इंटेंसिटी इट इज द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थ। अब हम ये पता करते हैं, हम ये जानते हैं कि कितनी डिस्ट्रक्शन, कितनी तबाही हुई वहां पे, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। और ये मर्सलीज स्केल से क्या करते हैं? मेजर करते हैं, जिसकी वैल्यू होते 1 to 12। मर्सलीज स्केल 1 to 12 होती है, तो मर्सलीज स्केल से हमें पता चलता है कितनी डिस्ट्रक्शन किस जगह पे हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, इतना बड़ा डेजर्ट हमारा जो इंडिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, वो 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया से भी कितना बड़ा, 3 गुना ऑलमोस्ट बड़ा। अगर वहां पे 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, लेकिन वहां की इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि डिस्ट्रक्शन कम होगी, वहां पे लोग नहीं रहते, उतने लोग वहां पे रहते हैं, वहां पे ट्राइब्स रहते हैं, लेकिन वहां पे स्ट्रक्चर्स उतने डैमेज नहीं होंगे, पॉपुलेशन वहां पे डैमेज उतनी नहीं होगी, डेथ्स वहां पे नहीं होंगे, तो वहां की इंटेंसिटी डेफिनेटली लो होगी, कम होगी एज कंपेयर। अगर दिल्ली में या किसी और स्टेट में, किसी और सिटी में, वर्ल्ड की सिटी में अगर क्या करे 4 ही 5 ही मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, तो उसकी इंटेंसिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर्स, वहां पे डेथ्स ज्यादा होंगे। तो इन बिना के वजह पर ये जो सिस्मिक वेव्स है, उसकी वजह पर साइंटिस्टों को ये आसानी हो गई इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझने में। होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।